नमस्कार। एंटोमोलॉजी सीरीज 2026 में आप सभी का स्वागत है और आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। इसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट। ये प्रॉपर मैं पहले भी हर लेक्चर में बता रहा हूँ, इस लेक्चर में भी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार देख रहे होंगे इस लेक्चर को, उन्होंने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं। तो इसके अंदर हमारा जो सिलेबस कवर हो रहा है वो बिहार का जो प्लांट प्रोटेक्शन का पेपर 2 है उसका सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका सिलेबस फुल डिटेल में है और हम ऐसा मानते हैं कि अगर हमने उसका सिलेबस कवर कर लिया तो ऑलमोस्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम है उस सभी का सिलेबस इससे कवर हो जाएगा। चाहे वो एजीटीए हो, चाहे वो एएफओ हो, चाहे वो एडीए हो, चाहे वो आरएई हो, चाहे वो डबल ए हो, चाहे वो जीआरएफ हो, चाहे वो एसआरएफ हो, चाहे वो नेट हो। हर एक एग्जाम में ये लेक्चर जो है वो काम आने वाले हैं। पूरी की पूरी एंटोमोलॉजी सीरीज जो है वो काम आने वाली है। चाहे आप यूपी कैटेट का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे सीयूईटी का देने जा रहे हो। ये मैं हर लेक्चर से पहले बोलता हूं क्योंकि बच्चे अक्सर फिर यही पूछते हैं कि सर क्या ये लेक्चर इस एग्जाम के लिए ठीक है, क्या ये लेक्चर उस एग्जाम के लिए। एंटोमोलॉजी है, इसको हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इवन आपका अगर कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम है तो उसमें भी आप इसको लिख सकते हो। आज मैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हूं, अगर आपके कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम में इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्वेश्चन आ जाए कि लिखो, तो आप जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल एज इट इज लिख के आ जाना, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करें भाई। डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा कि भाई इंसेक्ट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या चीजें होती है भाई डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले तो आपको कुछ बातें यहां पर समझनी पड़ेंगी कि पहले तो आप ये समझिए कि सर ये डाइजेशन होता क्या है और इसकी जरूरत क्या है भाई। अब देखो भाई, खाने की रिक्वायरमेंट तो सभी को है, इंसेक्ट भी खाना खाता है, मैं भी खाना खाता हूं, आप भी खाना खाते हो, आपके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेरे अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करना है। क्या है भाई, हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना हमको क्या देता है, साहब उस खाने से हमको एनर्जी मिलती है। खाने से क्या मिलती है? खाने से हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन ये जो खाना है, जब इसको हम लोग खाते हैं, लेकिन इस खाने के अंदर हमको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस देखने के लिए मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए कि आपने रोटी खाई, तो रोटी में आपको क्या मिलेगा? सर रोटी में हमें भर के स्टार्च मिल जाएगा। आपने सर आपने मान लीजिए चावल खाया तो चावल में भी स्टार्च मिल जाएगा, आलू खाया तो उसमें भी स्टार्च मिल जाएगा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, फिर इसी को इंसेक्ट पे ले आना। मान लीजिए आपने कोई दाल खाई, आपने मूंग की दाल खाई तो उसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा। आपने मान लीजिए घी खाया तो उसमें आपको फैट मिल जाएगा। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट आपको मिला है, जैसे स्टार्च मिल गया, जैसे प्रोटीन मिल गया, जैसे फैट मिल गया, ये डायरेक्ट आपकी बॉडी में जाकर के एब्जॉर्ब नहीं होंगे, पहले इनको तोड़ना होगा, इनको सिंपल कंपाउंड में तोड़ना पड़ेगा। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनके अंदर होते हैं, जैसे स्टार्च मौजूद होगा, जैसे सेलुलोज मौजूद होगा, जैसे प्रोटीन मौजूद होगा, जैसे फैट होगा, ये सब इसके अंदर मौजूद होंगे। तो ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ये कभी भी डायरेक्टली इनको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। डायरेक्टली नॉट यूटिलाइज्ड, ये कभी भी यूटिलाइज्ड नहीं होंगे। कभी भी हमारी बॉडी जो है या इंसेक्ट की जो बॉडी है वो इनको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। तो फिर तो पहले इनका टूटना जरूरी है। तो सबसे पहले ये क्या होंगे भाई? सबसे पहले ये ब्रेक डाउन होंगे सिंपल कंपाउंड में। सिंपल कंपाउंड में टूटेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट में मान लीजिए स्टार्च है, सेलुलोज है, तो भाई उसको ग्लूकोज में तोड़ो आप। प्रोटीन है तो उनको अमाइनो एसिड में तोड़ो आप। फैट है तो उसको फैटी एसिड में तोड़ो आप। सिंपल कंपाउंड में तोड़ो, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होंगे। अब ये सिंपल कंपाउंड में जब टूट जाएंगे ना, तो फिर ये आसानी से बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, इजिली एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेट, एब्जॉर्ब भी कर लेगी और बॉडी जो है वो उनका इस्तेमाल भी कर लेगी। हमारी बॉडी में भी ऐसा ही होता है और इंसेक्ट की बॉडी में भी ऐसा ही होता है। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो जिसमें फूड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपल कंपाउंड में बदला जा रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। तो इस डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर बनाया हुआ है जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो भाई जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? एक लंबी सी ट्यूब है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर मुंह से लेकर के एनस तक एक पूरी लंबी ट्यूब है। अगर मैं अपनी बॉडी का भी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको बाहर निकाल लूं और ऐसे बिल्कुल सीधा कर लूं, एक पाइप बन जाएगा। एक लंबा सा पाइप है बस, और कुछ नहीं है। इंसेक्ट के अंदर भी वही है। ये एक लॉन्ग और मसल का बना है,
तो लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूबुलर, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बेसिकली ये। और कहां से शुरू हो रहा है बाबा? ये शुरू हो रहा है मुंह से, एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ, माउथ से शुरू हो रहा है और कहां पर जाकर के खत्म हो रहा है, और एंड हो रहा है कहां पर जाकर के? अप टू दी एनस, और एनस पर जाकर के खत्म हो रहा है। एक्सटेंड हो रहा है माउथ से और कहां तक जा रहा है? वो एनस तक जा रहा है। एंड अप टू लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख दो, फ्रॉम एनस टू माउथ, एनस टू माउथ, ओ सॉरी माउथ टू एनस, उल्टा बोल गया मैं, माउथ टू एनस। यानी कि सिंपल सा कहें तो ऐसी एक लंबी ट्यूब है बस, जिसके एक एंड पर क्या है? एनस है, और एक एंड पर क्या है? माउथ है। ये क्या है? यही तो है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एलिमेंट्री कैनाल है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारी बॉडी में भी होती है और इनकी बॉडी में भी होती है। क्या कहा जाता है इसको? इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो ऐसी होती है क्या सर? ये सिंपल सा मैं बता रहा हूं कैसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, बीच में फिर आपको ढेर सारे पार्ट अपन को देखने के लिए मिल जाएंगे, ढेर सारे पार्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो डाइजेशन जो प्रक्रिया है ना, वो बेसिकली इसी के अंदर होती है। इसी के अंदर डाइजेशन होगा, मतलब इसी के अंदर ये सारी चीजें टूटेंगी और जो भी इसके अंदर कंपाउंड है वो सब आपके एब्जॉर्ब होते हैं और इंसेक्ट के द्वारा एसिमिलेट होते हैं। यहां पर ये लंबाई कितनी होगी, ये डिपेंड करता है इंसेक्ट के खाने पर, क्या इंसेक्ट क्या खा रहा है उस बेसिस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि कोई इंसेक्ट जो है वो फाइटोफेगस है, मतलब प्लांट खाता है। मान लीजिए कि कोई इंसेक्ट जो है वो कैसा है, वो है फाइटोफेगस। कैसा है बाबू? फाइटोफेगस, यानी कि प्लांट ईटिंग है। तो इंसेक्ट हैं बहुत सारे जो प्लांट खाते हैं, खास करके अपने एग्रीकल्चर वाले तो सब प्लांट ही खाते हैं। प्लांट खाने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल ज्यादा लंबी होती है, उनकी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो लंबाई ज्यादा रहेगी, उनमें लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी, लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि पचाने में थोड़ा समय लगता है, तो लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल होती है। और जो कार्निवोरस होते हैं इंसेक्ट, दूसरे छोटे इंसेक्ट को भी खाते हैं, उनमें शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल होती है। और जो इंसेक्ट कैसे होते हैं? कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस जो इंसेक्ट होते हैं उनमें हमको मिलती है शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल। उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी होगी? शॉर्ट होगी। याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल जो फाइटोफेगस हैं, जो प्लांट खाते हैं, उनमें लंबी एलिमेंट्री कैनाल होती है, और जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, मांसाहारी हैं जो इंसेक्ट, कार्निवोरस हैं, उनमें छोटी होती है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल का ना एक प्रॉपर अपन डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना हुआ रखा है, जिससे आपका समय बचेगा, क्योंकि 15-20 मिनट लग जाएंगे इस डायग्राम को बनाने में। आप लोग बना करके रख लेना, मैंने बना लिया है, ये डायग्राम है, ठीक है। लो मैं पीछे साइड में हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो अच्छे से। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आराम से इसको बाद में बना लीजिएगा। अब पहले मैं इसको समझा देता हूं। ये एलिमेंट्री कैनाल है जो इंसेक्ट की बॉडी में अपन को देखने को मिल जाता है। इस एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत कहां से होती है? इस एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत होती है इसके मुंह से। खाना मुंह से जाएगा और पीछे एनस से बाहर निकल जाएगा। तो मुंह से शुरू होती है और एनस पे जाके खत्म होती है। ये एक पूरी ट्यूब है, बस जगह जगह पर डायमीटर अलग अलग है। इसमें टोटल 3 पार्ट है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इंसेक्ट में, उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक आगे का पार्ट जिसको फोरगट बोलते हैं, फिर बीच वाला हिस्सा जिसको मिडगट बोलते हैं, ये वाला हिस्सा, और इस वाले पीछे वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइंडगट बोलेंगे। कितने पार्ट हैं इसमें? 3 चीजें हैं। आगे वाला हिस्सा फोरगट, बीच वाला हिस्सा मिडगट, और उससे सबसे आखिरी वाला जो हिस्सा है वो हाइंडगट है। अब यहाँ पर जो फोरगट होता है उनके अलग अलग नाम है, अभी मैं लिखा भी दूंगा आपको, पहले डायग्राम से समझ लो। फोरगट जैसे इसको स्टोमोडियम बोलते हैं, मिसगट को जैसे मीसेंट्रॉन या वेंट्रिकुलस बोलते हैं, हाइंडगट जो होता है उसको प्रोक्टोडियम बोलते हैं। अभी सारी चीजें लिखवा देंगे, फिलहाल देख लो। आगे वाला पार्ट पहले तो याद हो जाएगा, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। 3 पार्ट होते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। अब किस पार्ट को क्या बोलते हैं पहले ये देख लो, पर हर एक के फंक्शन भी अपन देखेंगे। माउथ वाला पार्ट हो गया, माउथ वाले ठीक पार्ट से, जैसे ये मुंह वाला पार्ट हो गया, इसके ठीक पार्ट आगे मिलेगा अपन को, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? फेरिंग्स। ये हमारे अंदर भी होता है, हमारे अंदर भी, जैसे हम जो खाना खाते हैं ये मुंह हो गया, फिर यहाँ पर इस जगह पर ये फेरिंग्स है, हमारे अंदर भी फेरिंग्स होता है। ये फेरिंग्स जो हमने खाना खाया वो यहाँ पर जाएगा, और जो हम सांस लेते हैं वो भी यहाँ पर आती है इकट्ठी। फिर यहाँ से जाकर के 2 अलग अलग पाइप होती है, एक ईजोफेगस निकल जाती है खाने के लिए अलग, और एक ट्रैकिया बिंड पाइप, उसमें सांस अलग जाती है, हवा अलग जाती है। मैं फिलहाल इन पर आता हूँ, अपने ऊपर कहाँ पहुंच गए।
तो ये फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स के ठीक नीचे ये जो खाली जगह दिख रही है इसको हम लोग हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं। ये सभी पार्ट कॉमन जो है ना भी सामने आएंगे, इनको पढ़ेंगे अपन। यहाँ पर ये जो चीजें आपको दिख रही है ये सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवा रिलीज करते हैं, हमारी बॉडी में भी होते हैं। यहाँ पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, यहाँ पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये है सलाइवरी रिजर्वॉयर्स, जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये सलाइवा बनाते हैं और इसमें सलाइवा जो है वो इकट्ठा हो जाता है आकर के। ये जो आपको बीच में सेंटर में बड़ा सा जो पार्ट दिख रहा है जो मैंने आपको पिंक कलर में बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं क्रॉप। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉप बोलते हैं। और यहां पर ये जो पूरा पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा की पूरा पार्ट है इसको हम लोग हाइंड गट बोलते हैं। ये माउथ वाले पार्ट से लेकर के ये वेंट्रिकल वाला जो पार्ट स्टार्ट होगा इसके एंड तक, मतलब ये वेंट्रिकल यहां से जो ना, तो इसके पहले पहले तक यहां तक जो पार्ट आपको दिख रहा है यहां तक, ये आपका क्या है, पूरा फोर गट वाले पार्ट में आ जाता है। किस में आ जाएगा? ये फोर गट वाले पार्ट में आ जाएगा। फोर गट में जो लाइनिंग होती है उसको हम लोग फोर गट इंटिमा बोलते हैं, क्यूटिकल की होती है ये फोर गट इंटिमा। इंटिमा जो क्यूटिकल की लाइनिंग है ना वो केवल फोर गट और पीछे हाइंड गट में ही होती है। या मिड गट में जो लाइनिंग होती है उस लाइनिंग को हम लोग पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। अभी समझ में आएगा सब कुछ। उसके बाद फिर यहां पर एक छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोवेंट्रिकल्स या प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस यानी वेंट्रिकुलस से पहले वाला पार्ट। उसके बाद जो पार्ट हमको मिलेगा, ये बड़ा सा जो सेक्शन दिख रहा है ऑरेंज कलर में, ये है वेंट्रिकुलस। क्या है? वेंट्रिकुलस। तो वेंट्रिकुलस से पहले जो पार्ट हमने बनाया है वो क्या है? प्रोवेंट्रिकुलस। और इस प्रोवेंट्रिकुलस की जो लाइनिंग है उसको हम लोग बोलते हैं डेंटिकल्स। क्या बोलते हैं इसको? डेंटिकल्स। यहां पर बेसिकली हम बात करें तो ये प्रोवेंट्रिकल जो है ना इस जगह पर, ये इस जगह पर आकर के ये जो है ये वाला पार्ट यहां पर अपना ये खत्म हो गया, फोरगट। तो फोरगट जो है वो यहां तक है। इसी जगह पर बाल्ब देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं स्टोमोडियल बाल्ब, यानी कि जो खाना है वो एक बार इधर पहुंच गया तो यहां से फिर वापस नहीं जाएगा, स्टोमोडियल बाल्ब। ये अपन पहुंच गए कहां? मिड गट में। यहां से मिड गट की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। मिड गट में आप पहुंचोगे तो मिड गट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो याद रखना, ये बड़ा सा जो चैम्बर है उसको वेंट्रिकुलस बोलते हैं। गिजार्ड नाम से ना, गिजार्ड इसी को बोलते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है जो मैंने यहां पर बनाई है एक पिंक कलर से, इसकी मेम्ब्रेन पर क्वेश्चन बन सकता है जो है पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन। क्या है ये? पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन। यहीं आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये पायरोलिक बाल्ब मिल जाएगा, यानी खाना यहाँ से उधर पहुंच गया हाइंड गट में तो वापस इधर नहीं जाएगा। ये बाल्ब यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो इसको रोक करके रखता है खाने को, खाने की डायरेक्शन जो है कि खाना एक बार आगे चला गया तो पीछे लौट कर नहीं आएगा, ये बाल्ब जो होते हैं वो रोकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टोमोडियल बाल्ब होता है, यहाँ पर पायरोलिक बाल्ब होता है। ये यहाँ पर इसके लिए मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं इसी जगह पर। मेलफिजियन ट्यूबल्स जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में किडनी होते हैं ना, किडनी, ऐसे ही यहाँ पर मेलफिजियन ट्यूबल्स होती हैं जो यूरिन वगैरह निकालने का काम करती हैं, ठीक है। इसके पीछे फिर ये जो पूरा पोर्शन है ये आता है आपका हाइंड गट। इस हाइंड गट में जो लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं हाइंड गट इंटिमा। तो इंटिमा जो है वो दो जगह मिलेगी, हाइंड गट में भी मिलेगी और फोरगट में भी मिलेगी। देखो यहाँ पर फोरगट इंटिमा है, यहाँ पर हाइंड गट इंटिमा है। आगे वाला जो पार्ट है उसको हम लोग इलियम बोलते हैं। ये सेम जैसे हमारी बॉडी में होता है। फिर रेक्टम बोलते हैं, और जहां से खाना बाहर निकलता है, फीकल सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, उसको एनस बोलते हैं। ये अब आप थोड़ा और देख लो भाई, आप और अच्छा लग रहा है ये तो सर्कल करके। अब मैं फिर से साइड में हो जाता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा, ठीक है। आराम से इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये माउथ वाले पार्ट को भी सर्कल कर दो, ये बुरा मान जाएगा। ये माउथ के बाद जो अपन को दिख रहा है ये ईजोफेगस है, ये है भाई। इसको आराम से बनाइए, अभी मत बनाइए, बस देख लीजिए किस पार्ट को क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी इसी के बारे में हमको सारी चीजें पढ़नी है। तो चलो भाई शुरू करें। यही जो अपने डायग्राम में देखा ना, बस यही सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ी है अभी, ये हमने ये जो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल का जो डायग्राम देखा है, इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हो इसी को, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हो, जो बोलना चाहो बोलो। इसको हमने तीन मेन कैटेगरी में बांटा है। कितनी कैटेगरी में बांटा है इसको? तीन मेन कैटेगरी में, या कहें तीन पार्ट में इसको हमने बांट दिया। बताया था कौन कौन से है वो पार्ट। पहला है फोरगट, उसके बाद है मिडगट और तीसरा है हाइंड गट। तो सबसे पहला वाला पार्ट कौन सा है यहाँ पर? फोरगट। ये है सबसे पहला वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है आपका ये? फोरगट। आवाज ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है इसमें? फोरगट। फोरगट को क्या बोलते हैं? स्टोमोडियम। स्टोमोडियम। फोरगट को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोमोडियम बोलते हैं। ये किस ओरिजिन का होता है? एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, ये लिख लीजिएगा, एक्टोडर्मल ओरिजिन। इस पर क्वेश्चन आता है, कौन किस ओरिजिन का है।
ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट जो इसमें आएगा वो है मिडगट। दूसरा पार्ट कौन सा है? मिडगट, जिसको हम लोग बोलते हैं मीसेंटेरॉन या वेंट्रिकुलस। मीसेंटेरॉन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलस, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था वहां पर, वेंट्रिकुलस, इसी को वेंट्रिकुलस बोलते हैं। ये एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है। कैसा होता है बाबू? ये एंडोडर्मल ओरिजिन, ये एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है। और तीसरा है यहां पर हाइंडगट। तीसरा यहां पर कौन सा है? हाइंडगट है। हाइंडगट को क्या बोलते हैं? प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम, ये हाइंडगट है, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोक्टोडियम। ये कैसा होता है? ये सेम एक्टोडर्मल ओरिजिन का है जैसे पहला वाला था। ये कैसा है? ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। ठीक है, तो यहां पर दो जो हो गए वो एक्टोडर्मल ओरिजिन के हो गए, और दो जो हो गए वो एंडोडर्मल ओरिजिन के हो गए। ये एक्टोडर्मल ओरिजिन के हैं, और बीच में जो आपका मिडगट है वो एंडोडर्मल ओरिजिन का है। क्लियर? तो एक एक करके पढ़ें। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर फोरगट की। नई स्लाइड से शुरू करते हैं, हेडिंग डाल दीजिएगा फोरगट। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, फोरगट, जिसको हम लोग स्टोमोडियम भी बोलते हैं। फोरगट एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर पार्ट है। सही बात है सब। इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। कि भाई यहां पर इंसेक्ट के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका अगला हिस्सा क्या है? आगे का जो हिस्सा है वो फोरगट है, जो कहां से शुरू हो रहा है? जो माउथ पार्ट से स्टार्ट हो रहा है। माउथ कैविटी से ही स्टार्ट हो रहा है। बिगिन विद द माउथ कैविटी, भाई मुंह से लेकर के कहां तक है, बस ये थोड़ा याद रखना। कहां तक है ये? एट द एंड ऑफ द गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस। एट द एंड ऑफ द गिजार्ड। जो गिजार्ड आपको बताया था प्रोवेंट्रिकुलस, उसी को गिजार्ड बोलते हैं। मैंने अभी शायद वेंट्रिकुलस को गिजार्ड बोल दिया था क्या? नहीं, जो प्रोवेंट्रिकुलस होता है उसको गिजार्ड बोलते हैं। तो जो गिजार्ड मैंने अभी आपको बताया था फोटो में, अभी मैं फिर से बता दूंगा, वेंट्रिकुलस, ये वाला जो पार्ट कहां गया? ये जो पार्ट आपको दिख रहा है प्रोवेंट्रिकुलस, इसी को गिजार्ड बोलते हैं। यहां लिख लीजिएगा, गिजार्ड इसी को बोलते हैं, इसी को गिजार्ड बोलते हैं। तो जैसे ही ये खत्म होगा, जैसे ही ये खत्म होगा, बस ये अपना फोरगट हो गया। तो फोरगट मुंह से लेकर के कहां तक है? इस वेंट्रिकुलस या प्रोवेंट्रिकुलस के, सॉरी, या गिजार्ड के एंड तक, यहां तक अपना होगा। यानी ये शुरू होगा कहां से? अबे कहां गया? ये शुरू होगा माउथ पार्ट से और एंड होगा कहां पर? गिजार्ड पर या प्रोवेंट्रिकुलस पर जाकर के। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है खाने को रिसीव करना और उसको मिडगट में पहुंचाना। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इसका जो मेन फंक्शन है कि भाई खाने को रिसीव करो। रिसीव करना है, कहां से रिसीव करना है? बाहर से रिसीव करना है। और बाहर से खाना कहां जाएगा? सीधे माउथ पार्ट में जाएगा। तो माउथ पार्ट से खाने को सीधे कहां पहुंचाना है? मिडगट में पहुंचाना है। एंड पास इनटू द मिडगट। मिडगट में हमको खाना पहुंचाने का काम करना है, बस वो इसका काम है। ठीक, इसमें थोड़ा सा आप लोग याद रखें। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया था फेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है फेरिंग्स, इसके नीचे एक पार्ट है आपका, वो है हाइपोफेरिंग्स। अब दो चीजें हैं यहां पर। एक स्पेस होता है यहां पर लेब्रल इपीफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स का डोर्सल पार्ट, उनके बीच में। अब यहां पर एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा, आप तो वो लाइन याद रखना। बस इतना समझ में आ रहा है कि फेरिंग्स कहां पर है और हाइपोफेरिंग्स कहां पर है। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई यहां पर फेरिंग्स है, उसके नीचे हाइपोफेरिंग्स है, तो यहीं कहीं पर कोई बात हो रही है। ठीक है, वो एग्जैक्टली जब इंसेक्ट को देखते हैं प्रॉपर तब समझ में आता है। अब ये तो हैंडमेड डायग्राम है, तो मैं पॉइंट जो बता रहा हूं उसको समझना। एक छोटी सी जगह है, वही इंसेक्ट में एक छोटी सी जगह है, वो जगह कहां पर है? वो फेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स के बीच में है। एग्जैक्टली बात करें तो लेब्रल इपीफेरिंग्स कहां पर है? लेब्रल इपीफेरिंग्स। हमको एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में तो एग्जैक्ट इसी टर्म पर क्वेश्चन आएगा। तो लेब्रल इपीफेरिंग्स, मतलब फेरिंग्स में भी तीन पार्ट होते हैं, इपीफेरिंग्स होता है, हाइपोफेरिंग्स होता है, ऐसे। तो इपीफेरिंग्स में लेब्रल और हाइपोफेरिंग्स में डोर्सल पार्ट, एंड सॉरी द डोर्सल पार्ट ऑफ द हाइपोफेरिंग्स।
यानी कि कुल मिलाकर के हाइपोफेरिंक्स और एपीफेरिंक्स के बीच वाला पार्ट है, हाइपोफेरिंक्स और एपीफेरिंक्स के बीच का पार्ट है। और उसमें हाइपोफेरिंक्स कौन सा हिस्सा, हाइपोफेरिंक्स का डोर्सल पार्ट, और एपीफेरिंक्स का कौन सा हिस्सा, लेब्रल। तो लेब्रल एपीफेरिंक्स और डोर्सल हाइपोफेरिंक्स के बीच में एक हिस्सा है, स्पेस है, उस स्पेस को बोलते हैं सिबेरियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिबेरियम बोलते हैं। इस हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग, इस खाली जगह को, इस स्पेस को हम लोग सिबेरियम बोलते हैं। ये क्या करता है भाई, ये सिबेरियम जो है ना, सकिंग पंप की तरह काम करता है सकिंग इंसेक्ट पेस्ट में। जो इंसेक्ट पेस्ट सक करने वाले होते हैं ना, प्लांट में जाकर के सक करते हैं, तो भाई सक करने के लिए कुछ ताकत चाहिए। एक तरीके से भी मानकर चलो कि एक मोटर लगी है, वो मोटर सक कर रहा है जूस को, तो ये वाला जो पार्ट है वो सकिंग पंप की तरह काम करता है, एक्ट एज अ सकिंग पंप। सकिंग पंप की तरह ये काम करता है इन सकिंग पेस्ट, खास करके जो हेमिप्टेरा वाले होते हैं वो, हेमिप्टेरा के जो हैं, और आपके क्या बोलते हैं, थाइसेनोप्टेरा के जो हैं, हेमिप्टेरा एंड थाइसेनोप्टेरा। हेमिप्टेरा और थाइसेनोप्टेरा के जो पेस्ट हैं, जो इंसेक्ट हैं, उनमें बेसिकली ये सिबेरियम पाया जाता है, जो कि सकिंग पंप की तरह काम करता है, जो कि फ्लूइड प्लांट में से जो जूस होता है उसको चूसने में काम मदद करता है। आ गई बात समझ में, ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझाने का। और फिर बात करें यहाँ पर, फेरिंग्स वाला पार्ट यहाँ पर पाया जाता है, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स वाले पार्ट में कुछ नहीं, फेरिंग्स क्या है भाई, माउथ के ऊपर वाला पार्ट है। खाना जो रहता है वो माउथ में जाएगा, माउथ से फेरिंग्स में जाएगा, और फेरिंग्स जो है उस खाने को ईजोफेगस में धक्का दे देता है। तो फेरिंग्स क्या करता है, उस खाने को पुश करता है, पुश द फूड इनटू द ईजोफेगस। ईजोफेगस वही आहार नली जैसे हमारी बॉडी में होती है, ईजोफेगस लंबी सी जाती है, फिर जाकर के स्टोमक में मिलती है, ऐसे ही यहाँ इंसेक्ट के अंदर भी ईजोफेगस है। ये माउथ हो गया, माउथ से खाना गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स से खाना गया ईजोफेगस में। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईजोफेगस। ये हेडिंग भी मैंने डाल रखी है, लेबलिंग भी कर रखी है इसकी, ईजोफेगस में खाना पहुंच गया। तो फेरिंग्स का काम खाली इतना है कि वो ईजोफेगस में खाना भेज देता है। और जो सकिंग इंसेक्ट है उनमें ये फेरिंग्स सकिंग पंप की तरह काम करता है, अभी आपको बताया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिबेरियम बोलते हैं। सिबेरियम, तो सिबेरियम बेसिकली है क्या, सिबेरियम फेरिंग्स का ही तो पार्ट है। फेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स और एपीफेरिंग्स के बीच में जो जगह है, खाली जगह, उसी को हम लोग सिबेरियम बोल रहे हैं। यानी कि ये फेरिंग्स ही सकिंग पंप की तरह काम कर रही है, एक्ट एज अ सकिंग पंप इन दी सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट के अंदर ये जो फेरिंग्स है वही सकिंग पंप की तरह काम करती है। ईजोफेगस की बात करें, अच्छा ईजोफेगस ई से भी शुरू हो जाता है, ओ से भी शुरू हो जाता है, आप ओ से लिख लो, दोनों स्पेलिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है, ईजोफेगस। हाँ, तो हम बात कर रहे थे क्या, ईजोफेगस। ईजोफेगस क्या है भाई, वो एक ट्यूब है एक, जिसमें खाना जो है वो अपने जैसे हमारे अंदर भी होती है, एक पतली सी नैरो ट्यूब होती है जो खाने को कहाँ ले जाती है, पेट में ले जाती है। अब इनके पास पेट जैसा कोई तो चीज नहीं है, इनके पास क्या है, इनके पास है क्रॉप। जैसे हमारे पास पेट होता है स्टोमक, ऐसे इनके पास ये क्रॉप है भाई। ईजोफेगस हो गया, ईजोफेगस के बाद ये कौन सी जगह आ रही है, ये क्रॉप आ रहा है, यानी कि ये इनका पेट हो गया। तो यहां पर भी वही है, ये ईजोफेगस क्या करेगी, ये खाने को रिसीव करती है कहां से, फेरिंग से। ये फेरिंग से खाने को रिसीव करेगी और उसको पुश करके कहां पर भेज देगी, क्रॉप वाले पार्ट में भेज देगी। यानी खाना हमने कहां पहुंचा दिया, क्रॉप में पहुंचा दिया इस ईजोफेगस से, जो कि क्या है, एक पतली सी ट्यूब है, एक नैरो ट्यूब है, बस एक ट्यूब जैसा हिस्सा है जो फेरिंग से खाना लेता है और उसको क्रॉप में पहुंचा देता है। अब खाना कहां पहुंच गया, क्रॉप में पहुंच गया। तो चलो भाई अब क्रॉप के बारे में देखो। अभी देखो मैंने अभी आपको डायग्राम भी दिखाया था, क्रॉप क्या है भाई, ये देख लो एक बार फिर से देख लो डायग्राम। ये रहा वो पूरा पिंक कलर का जो बड़ा सा हिस्सा मैंने बनाया, ये है क्रॉप। तो क्रॉप क्या भी, एक थैली जैसा हिस्सा है, एक फूला हुआ पार्ट है, जिसका काम क्या है, खाने को स्टोर करना। परमानेंट नहीं, टेम्परेरी स्टोर करता है। जैसे हमारा पेट होता है ना, पेट भी क्या करता है, हम जो खाना खाते जाते हैं, हम लोग ऐसा तो नहीं कि पहले एक कौर खाया, फिर वो खाना अपना पचेगा, फिर 1 घंटे बाद दूसरा कौर खाएंगे, फिर तीसरा कौर खाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। हम लोग खाना इकट्ठा खा लेते हैं 10-5 मिनट में, फिर वो खाना हमारे पेट में जाकर के इकट्ठा हो जाता है, वहां से वो उसका डाइजेशन वगैरह सब शुरू हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पर है, ये भी क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैली। सैक मतलब होता है, सैक को हिंदी में बोलते हैं थैली। तो सैक और फूला हुआ स्ट्रक्चर है, डायलेटेड स्ट्रक्चर है। तो सैक लाइक
डायलेटेड स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर और डायलेटेड स्ट्रक्चर है, जिसका काम क्या है, रिजर्वॉयर ऑफ द फूड, एक्ट एज अ फूड रिजर्वॉयर, फूड को रिजर्व करने का इसका काम है। फूड रिजर्वॉयर का काम है टेम्परेरी, एक तरीके से जो खाना उसने निगला है उसको टेम्परेरी स्टोर करना है, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं, बस टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द इंजेस्टेड फूड, जो खाना उसने खाया है ना, बस उस खाने को स्टोर करके रखना है, बस ये उसका काम है, सिर्फ इतना ही काम है। मधुमक्खियों के अंदर ये जो ईजोफेगस है ना, ईजोफेगस ये एक हनी स्टोमक में एक्सपेंड होती है, या ये बोल सकती है कि मधुमक्खियों में ये क्रॉप जो होता है ना, उसको क्रॉप ना बोल करके हम लोग हनी स्टोमक बोलते हैं। इस चीज को आप नोट में लिख लीजिएगा, मधुमक्खियों के अंदर, इन हनी बी, हनी बी के अंदर जो खाना ईजोफेगस में होता है ना, वहां से ईजोफेगस जो है वो ओपन होती है किस में, जैसे यहां पर ईजोफेगस क्रॉप में जाकर के ओपन हो रही है, यानी ईजोफेगस में से जो खाना है वो क्रॉप में जा रहा है, यहां पर जाकर के वो खाना जाएगा, इसी क्रॉप जैसे स्ट्रक्चर में होता है, उसको हनी स्टोमक बोलते हैं, इनटू अ क्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, सिंपल सा हनी स्टोमक ही लिखो, हनी स्टोमक। और वो हनी स्टोमक क्या करता है, वो नेक्टर को, मधुमक्खियां ऐसी खाना तो खाती नहीं है कि उसने भाई कोई प्लांट का जूस निकाल लिया, वो तो फूलों पर जाकर के नेक्टर लेती हैं, तो वो नेक्टर को स्टोर करती हैं, स्टोर दी नेक्टर। यानी कि सिंपल सी भाषा में ये कहूं कि मधुमक्खियों के अंदर जो क्रॉप होता है उसको हनी स्टोमक बोलते हैं। यहां पर जो क्रॉप है वो सब तरीके का खाना स्टोर कर रही है, मधुमक्खियों के अंदर जो क्रॉप है उसको हनी स्टोमक बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नेक्टर को स्टोर करती है। किसको स्टोर करती है, नेक्टर को। क्लियर। अब क्रॉप के बाद खाना कहां जाएगा, गिजार्ड में जाएगा, गिजार्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो वेंट्रिकुलस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस, गिजार्ड, या जिसको बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। ये फोरगट का सबसे आखिरी पार्ट है, लास्ट सेक्शन है फोरगट का, इसके बाद फोरगट खत्म, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फोरगट। अभी आपको डायग्राम में भी दिखाए हैं, फिर से दिखा देते हैं, ये फोरगट का सबसे आखिरी पार्ट है, ये वाला, ये जो दिखाया लाल रंग का, इसमें देख रहे हो डेंटिकल्स हैं बीच में, ये प्रोवेंट्रिकुलस है या गिजार्ड है, लास्ट पार्ट है। इसमें ये जो मैंने आपको दिखाया लाल रंग के, ये दांत जैसे स्ट्रक्चर है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको डेंटिकल्स बोलते हैं। इन्हीं का काम होता है खाने को चबाना, ग्राइंड करना, जैसे हमारे होते हैं दांत, ये इनका काम क्या है, चबाना। यहां पर ये चबाने का काम, यहां पर तो खाली इसने निगल लिया, चबाने का काम इधर हो रहा है। यहां पर मुंह में दांत नहीं होते, यहां पर ये चबाने का काम यहां करते हैं। टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ये है, जिनको हम डेंटिकल्स बोल रहे हैं, वो यहां पाए जाते हैं। ठीक, तो यहां पर हमको दांत जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, टीथ लाइक स्ट्रक्चर हमको मिलते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, उनको हम लोग डेंटिकल्स। और उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है खाने को चबाना और खाने को पल्वराइज करना। इनका जो काम है वो क्या है, टू क्रश एंड ग्राइंड एंड पल्वराइज द सॉलिड फूड। जो सॉलिड फूड है ना उसको क्रश करना, ग्राइंड करना और पल्वराइज करना, ये गिजार्ड का काम है। किसका काम है, ये गिजार्ड का, ध्यान रखना। अब ये गिजार्ड जो रहते हैं उसके अंदर ये डेंटिकल्स आपको कितने मिलेंगे, ये उस पर डिपेंड। डेंटिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये काइटिन के बने होते हैं, काइटिन के होते हैं। कहने का मतलब है सिंपल सी, काइटिनस प्लेट होती है ये। अब जैसे हमारे अंदर 32 दांत हैं, इनके अंदर सर कितने हैं, ये डिपेंड करता है। जैसे कॉकरोच के अंदर, ग्रास हॉपर के अंदर, इसमें अपन को 6 प्लेट मतलब 6 दांत देखने को मिल जाते हैं। जैसे कॉकरोच है, जैसे कि जो ग्रास हॉपर होते हैं वो हो गया, ठीक है। और एक और होता है ना इसमें, क्रिकेट, क्रिकेट जो है, इनके अंदर अपन को 6 डेंटिकल देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि 6 दांत जो है वो हमको देखने के लिए मिल जाएंगे, 6 दांत देखने को मिलते हैं। मतलब काइटिनस जो प्लेट है वो कितनी होती है, 6 होती हैं। मधुमक्खियों के अंदर 4 होते हैं। मधुमक्खियों के अंदर बेसिकली ये एक तरह का ये मान करके चलो कि ये हनी स्टॉपर का काम करता है। मधुमक्खियों के अंदर ये हनी स्टॉपर का काम करता है, यही सेम चीज इन हनी बी। हनी बी के अंदर ये जो आपके गिजार्ड हैं या ये जो डेंटिकल्स हैं, ये काम करते हैं, एक्ट एज अ हनी स्टॉपर,
ये कहने का मतलब है यहां पर ये फिल्टरिंग का काम करते हैं कि भाई मधुमक्खियों ने जो नेक्टर खाया है उस नेक्टर को बेसिकली ये सेपरेट करते हैं, मतलब उसमें से कोई वैसी चीजें जो बेकार चीजें होती हैं, या सिंपल सा कहें कि पॉलन और नेक्टर दोनों चीजें, तो पॉलन को अलग करते हैं नेक्टर से। ये बेसिकली स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर है बेसिकली, छलनी है ये, जो क्या काम करते हैं, टू सेपरेट द पॉलन फ्रॉम द नेक्टर। नेक्टर में से पॉलन को सेपरेट करने का काम करते हैं यही डेंटिकल्स। ये हर इंसेक्ट में अलग अलग अपन को देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वहां पर बेसिकली ये डेंटिकल्स जो होते हैं वो होठ जैसे होते हैं, लिप जैसे होते हैं, 4 मोबाइल लिप्स टाइप के होते हैं ये, 4 मोबाइल लिप्स लाइक होते हैं, जिनमें स्पाइंस होते हैं, स्पाइंस जो कि फिल्टरिंग का काम करते हैं, फिल्टर कर देते हैं उसको। तो जो भी नेक्टर होगा उसमें से पॉलन को अलग कर देंगे, उसको अलग कर देंगे, और बाकी का फिर जो चीजें होगी उसको वेंट्रिकल्स में भेज देंगे। ये कहानी खत्म होती है फोरगट की। इसके बाद कहानी शुरू होती है मिडगट की। अब दूसरी हेडिंग डाल दीजिएगा मिडगट। अब आ जाइए मिडगट। मिडगट को हम लोग क्या बोल रहे थे, मीसेंटेरॉन या वेंट्रिकुलस, मीसेंटेरॉन, या इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेंट्रिकुलस, इसी को वेंट्रिकुलस बोल रहे हैं। मिडगट जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है और ट्यूबुलर होती है, थोड़ी सी थिक होती है, ट्यूबुलर ज्यादा होती है, मतलब इसमें थिकनेस थोड़ी सी अपन को ज्यादा देखने को मिलती है। और ये भी सैक लाइक ऑर्गन है, थैली जैसा ऑर्गन है, ये भी सैक लाइक ऑर्गन है, जैसे अभी मैं आपको दिखाया फोटो में, फिर से दिखा देता हूं डायग्राम, फोटो का के लिए डायग्राम बोलो, मेरा हाथ का बनाया हुआ है। ये देखो, ये जो पूरा की पूरा आपको दिख रहा है, भाई मिडगट में मेनली यही तो है पूरा। मिडगट में कुछ और चीजें नजर आ रही हैं आपको? नहीं, यहां पर देखो फोरगट में तो कितनी सारी चीजें थी, माउथ, फेरिंग्स, ईजोफेगस, क्रॉप, वेंट्रिको, गिजार्ड, ये सब कुछ फोरगट में था। मिडगट में क्या है, अकेला बस यही तो नजर आ रहा है आपको, और कुछ दिख रहा है क्या? वेंट्रिकल्स ही है मिडगट में, इसलिए मिडगट को वेंट्रिकल्स भी बोल रहे हैं। ये भी बिल्कुल थैली जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये भी एक सैक लाइक ऑर्गन है। पूछ लेते हैं कि यहाँ पर ये किस प्रकार का होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पायरीफॉर्म या फ्यूजीफॉर्म, खास करके कैटरपिलर में। लिखना है इसको, पायरीफॉर्म और फ्यूजीफॉर्म। कैटरपिलर में ये पायरीफॉर्म और फ्यूजीफॉर्म टाइप का होता है। वैसे अपन को नॉर्मली कैसा मिलेगा, सैक लाइक मिलेगा, लेकिन कैटरपिलर में पायरीफॉर्म और फ्यूजीफॉर्म टाइप का होता है। इसका काम क्या है, खाना पहले कहां पर स्टोर हुआ, क्रॉप में, वहां से खाना गया गिजार्ड में, दांतों के पास चबाया, और चबाने के बाद वो खाना डाल दिया यहां पर। अब यहां पर खाने का होगा डाइजेशन, एंजाइम्स वगैरह जितने भी होंगे ना वो सब यहीं पर आएंगे। तो डाइजेशन जो हम पढ़े थे यहाँ पर, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे उनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा गया, जैसे स्टार्च है तो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ने का काम, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ने का काम, ये सब चीजें यहीं पर होती हैं। ये है मेन साइट ऑफ डाइजेशन, मेन साइट नहीं, मेन सीट बोलते हैं, मेन सीट फॉर द डाइजेशन। डाइजेशन की सही मायने में जगह कौन सी है, यही है। एक्चुअल में डाइजेशन जो है वो इसी वेंट्रिकुलस में होता है, और जो भी खाने के अंदर एब्जॉर्ब करने वाली चीज है उसका एब्जॉर्प्शन भी यही होता है। एब्जॉर्प्शन भी आपका यही होगा इंसेक्ट के अंदर, इसी जगह पर जाकर के होता है। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की मेन जगह जो है वो यहां पर यही है। यहां पर आपने बताया था कि फोरगट, और एक मैंने आपको हाइंडगट बताई थी, उसमें एक लाइनिंग थी इंटिमा, यहां पर लाइनिंग नहीं होती है। यहां पर जो क्यूटिकल की लाइनिंग होती है, क्यूटिकुलर इंटिमा, वो नहीं पाई जाती है। क्यूटिकुलर इंटिमा इज एब्सेंट। याद रखना, फोरगट और मिडगट में दोनों जगह होती है ये, फोरगट एंड मिडगट। अभी डायग्राम में अभी मैंने आपको बना दिया है, जो इंटिमा होती है वो पाई जाती है, इंटिमा इज प्रेजेंट। फोरगट और मिडगट, ओ सॉरी हाइंडगट, फोरगट और हाइंडगट में ये प्रेजेंट होती है। डायग्राम जाकर के फिर से देख लो, ये देखो यहां फोरगट में लाइनिंग थी, फोरगट इंटिमा, और यहां पर मैंने लाइनिंग बताई है हाइंडगट इंटिमा। यहां पर किसी प्रकार की कोई इंटिमा नहीं है, ये क्यूटिकुलर लाइनिंग है, क्यूटिकल की लाइनिंग होती है। तो ये क्यूटिकल की जो लाइनिंग है इंटिमा, वो फोरगट और हाइंडगट में ही होगी, मिडगट में नहीं होती। तो फिर मिडगट में एक और लाइनिंग होती है जिसको पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन, और उसका भी डायग्राम में देखो मैंने बनाया हुआ है। इसलिए मैंने कहा था कि पहले डायग्राम जरूर अच्छे से देख लेना और समझ लेना। ये देखो यहां पर मैंने एक पिंक कलर की एक लाइनिंग बनाई जिसको बोल रहे हैं पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन स्पेशली कहां होगी, तो वो मिडगट में होती है।
यानी कि वेंट्रिकुलस के पास ही अपन को वो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन मिलेगी। ये जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन होती है, मतलब यहाँ पर क्यूटिकल की मेम्ब्रेन नहीं होती, यहाँ पर सिंपल सा एक पतली सी लाइनिंग होती है। क्यूटिकल तो काफी थिक है, यहाँ पर एक पतली सी डेलिकेट और थिन लेयर होती है, बिल्कुल एकदम पतली, डेलिकेट और एकदम थिन लेयर होती है ये, जो लाइंड करती है किसको, मिडगट को, लाइन दी मिडगट। अच्छा, ये केवल और केवल उन्हीं इंसेक्ट में मिलेगी जो कि सॉलिड फीडिंग वाले हैं, जो कि सॉलिड चीजें खाते हैं, प्रेजेंट इन दी सॉलिड फीडिंग इंसेक्ट। सॉलिड फीडिंग इंसेक्ट वाले जो होते हैं ना, उन्हीं के अंदर हमको देखने को मिलती है, ध्यान रखना। जो लिक्विड फीडर होते हैं उनके अंदर भी नहीं होती है, एब्सेंट इन लिक्विड फीडर। ऐसे इंसेक्ट जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड वाली चीजें खाते हैं, यानी कि जो सकिंग पेस्ट हैं, जो सिर्फ जूस को चूसते हैं, जैसे कि हेमिप्टेरा वाले हो गए, जैसे कि हेमिप्टेरा में आपके क्या है भाई, जूस को चूसने वाले हैं, बस खाली प्लांट में से जूस को चूस लेते हैं, तो उनके अंदर फिर ये पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन नहीं होती, उनकी मिडगट में पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। ये पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन कहाँ मिलेगी, सिर्फ ऐसे इंसेक्ट में जो कि सॉलिड चीजें खाते हैं, उन्हीं के मिडगट में पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पर कई प्रकार का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन सब कुछ होता है, तो ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करने के लिए यहाँ पर अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। तो ये जो मिडगट की इपीथीलियम होती है, एपिथीलियम जो होती है ना, इसमें डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, अलग अलग प्रकार के सेल मिलते हैं। स्पेशली 3 टाइप के होते हैं। टोटल ओवरऑल हम बात करें तो मेनली अपन को 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे, हमारी बॉडी में भी होते हैं उनमें से कुछ। जैसे एक होते हैं कॉलमनार सेल, जैसे एक सेल होते हैं इनके अंदर क्या, कॉलमनार सेल। कॉलमनार सेल इनका क्या काम है बाबा, कॉलमनार सेल जो होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट्स दी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो मोस्टली किससे रिलीज होते हैं, इसी कॉलमनार एंजाइम से ही रिलीज होते हैं, जो कि डाइजेस्ट करते हैं न्यूट्रिएंट को गट के अंदर, ठीक है। और साथ साथ में ये सरफेस एरिया भी बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया, जैसे हमारी बॉडी में हमारी जो आंतें होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, उनके अंदर भी सरफेस एरिया बढ़ने के लिए ऐसे विली बनते हैं। क्या बनते हैं, बिली। यहां पर भी होते हैं, यहां पर भी माइक्रो बिली पाए जाते हैं, यहां पर भी क्या पाते हैं, विली या माइक्रो बिलाई, जो भी आप बोलना चाहो वो पाए जाते हैं, जिनको हम लोग ब्रश बॉर्डर बोलते हैं, कॉल्ड ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर। तो ये कॉलमनार सेल जो होते हैं ना, वो यही बनाते हैं, माइक्रोबिली ही बनाते हैं, और ये माइक्रोबिली से ही इनका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होता है, जिसको ब्रश बॉर्डर के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरे जो सेल हैं इसके अंदर वो है रीजनरेटिव सेल, रीजनरेटिव सेल। अब भाई कॉलमनार सेल की लाइफ साइकिल तो बहुत कम होती है, कॉलमनार सेल जो है वो जल्दी से मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इनकी लाइफ साइकिल लिमिटेड है। तो रीजनरेटिव सेल जरूरी है, जो वापस से डिवाइड होते हैं और नए कॉलमनार सेल बनाते हैं। बिकॉज ये लिख लीजिएगा, बिकॉज कॉलमनार सेल्स लाइफ इज टू स्मॉल, एक आधा डाइजेशन वगैरह करके ये फिर ये मर जाते हैं, लिमिटेड लाइफ साइकिल होती है इनकी, इसलिए यहां पर रीजनरेटिव सेल जरूरी है। सो दीज सेल्स, ये जो सेल्स हैं ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं, अरे क्या लिख रहे हैं भाई, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं और रिन्यू करते हैं नए एपिथेलियल सेल को, और उससे नए कॉलमनार सेल फिर बन जाते हैं, नए कॉलमनार सेल जो है उससे फिर बन जाएंगे। ये रीजनरेटिव सेल का काम है। किसका काम है, ये रीजनरेटिव सेल्स का, ठीक। फिर तीसरे होते हैं इसमें गॉबलेट सेल, तीसरे होते हैं गॉबलेट सेल, ये तीसरे सेल है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है गॉबलेट सेल, इनको कैल्सीफॉर्म सेल भी बोलते हैं। इनका काम है स्टोरेज और एक्सक्रीशन में, ये इन्वॉल्व काय में है, ये इन्वॉल्व है स्टोरेज में और एक्सक्रीशन में, स्टोरेज करने का काम और एक्सक्रीशन करने का काम इन्हीं का है, ठीक है। इनको कैल्सीफॉर्म सेल भी बोलते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, कैल्सीफॉर्म सेल, कैल्सीफॉर्म सेल के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि ये
लिम्फ जो होता है ना, हीमोलिम्फ जो होता है, इनका खून, इंसेक्ट के अंदर खून हमारे जैसा खून नहीं होता, इनका जो खून होता है उसको हीमोलिम्फ बोलते हैं, पढ़ेंगे अपन, सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा तब पढ़ेंगे। तो इनका जो हीमोलिम्फ है, यानी इनका जो खून है, उसमें से पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी ल्यूमिन में। इसका ये काम है, वो है ट्रांसपोर्टिंग द पोटेशियम फ्रॉम द हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ मतलब इनका जो ब्लड है उसको जो गट ल्यूमिन होती है ना उसमें ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है, जहां पर पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 3 प्रकार के सेल इनके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की चीजें होती हैं। इनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रिक सीकी, इसी में मिलेगा अपन को। एक ये भी लिखना, वहां डायग्राम में अपन ने ऐसा कुछ बता नहीं पाया क्योंकि वो लिमिटेड जगह रहती है डायग्राम में। होता है एक गैस्ट्रिक सीकी या हिपैटिक सीकी इसको बोलते हैं हम लोग, या फिर बोलते हैं इसको क्या हम लोग, हिपैटिक सीका। तो गैस्ट्रिक सीका या फिर इसको बोल सकते हैं अपन क्या, हिपैटिक सीका। ये भी मिड गट के अंदर ही होता है। ये वहां डायग्राम में नहीं बना लेकिन आप लिख लीजिए। इसका काम क्या है, ये भी एक ब्लाइंड पाउच लाइक एक्सटेंशन है। ब्लाइंड पाउच लाइक, पानी का पाउच होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। और इनकी संख्या जो है वो 2 से लेकर के 8 तक देखने के लिए मिल जाती है। 2 से लेकर 8 तक हमें आराम से देखने को मिल जाती है। इनका काम क्या है, ये बेसिकली मिड गट के एंटीरियर पार्ट में होते हैं। एंटीरियर पार्ट में, एट दी, ये याद रखना, एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड गट, मिड गट के एंटीरियर पार्ट में होते हैं। काम क्या है इनका, इनका काम है एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाना, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है कि गैस्ट्रिक सीकी कहां पाया जाता है, तो गैस्ट्रिक सीकी जो है वो मिड गट के अंदर हमें देखने को मिलता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीएच ऑफ द मिड गट। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो पीएच है ना मिड गट का, पूरा की पूरा जो बीटी कॉटन है, आपको कुछ आप दिमाग में खटक रहा होगा, पूरा की पूरा जो बीटी कॉटन है वो इसी मिडगट के पीएच पर डिपेंड करता है। बीटी कॉटन बेसिकली काम कैसे करता है आपको पता है, बैसिलस थुरिंजिनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया है, उसके डीएनए में एक जीन पाया जाता है। वो जीन एक क्रिस्टल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो एंडोटॉक्सिन होता है। वैसे तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही वो इंसेक्ट के पेट में जाता है, अब बीटी कॉटन में हमने क्या किया, वो बैसिलस थुरिंजिनेसिस में से वो जीन निकाल करके कॉटन में डाल दिया, तो कॉटन हो गया हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड, और उस कॉटन को हमने बोल दिया बीटी कॉटन। अब जब भी बॉलवॉर्म आएगा, बॉलवॉर्म स्पेशली जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में आता है, बॉलवॉर्म जब भी आएगा और उस कॉटन को खाएगा, बीटी कॉटन को खाएगा, तो उस कॉटन के अंदर क्या है, वो टॉक्सिन प्रेजेंट है, वो एंडोटॉक्सिन है। वैसे वो टॉक्सिन कैसा है, जहरीला नहीं है, इनएक्टिव है। लेकिन जैसे ही वो टॉक्सिन, वो एंडोटॉक्सिन, क्रिस्टल टॉक्सिन जो होता है, वो जैसे ही इंसेक्ट के पेट में जाता है और पेट में जाकर के यहां पर मिडगट में पहुंचेगा, तो मिडगट का जो पीएच है वो एल्कलाइन होता है। कैसा होता है, एल्कलाइन। हालांकि इसमें रेंज की हम बात करें तो 6 से लेकर के 8 तक मिलेगा, लेकिन हाईली एल्कलाइन अपन को देखने के लिए मिल जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, खास करके लेपिडोप्टेरा में। हाईली एल्कलाइन इन लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा है ना, इनके अंदर हाईली एल्कलाइन होता है। 8 से लेकर के 10 तक हमको पीएच देखने को मिलता है, 8 से लेकर के 10 तक। बस इस हाईली एल्कलाइन पीएच में आकर के वो जो एंडोटॉक्सिन है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है, और इसकी पीएच जो है, जो मिडगट है, उसी में छेद करना शुरू कर देता है और उस इंसेक्ट को मार देता है। तो सोचो, एक छोटी सी चीज, पूरा की पूरा जो बीटी कॉटन का कंसेप्ट है वो इस पीएच पर डिपेंड है। वैसे नॉर्मली हम बात करें तो नॉर्मल तो 6 से लेकर के 7 के या 8 के बीच में होता है। नॉर्मल पीएच की हम बात करें तो वो तो 6 से लेकर के 8 के बीच में है, लेकिन यहां पर लेपिडोप्टेरा के अंदर हाईली एल्कलाइन होता है 8 से लेकर के 10। इस बात को याद रखें। ये कहानी खत्म होती है मिडगट की। अब हम आगे बढ़ते हैं हाइंड गट की तरफ। तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, हाइंड गट का। हाइंड गट, जिसको हमने और क्या नाम दिया था, प्रोक्टोडियम। क्या बोला था इसको हमने, प्रोक्टोडियम, प्रोक्टोडियम। तो ये आ गया भाई हाइंड गट। हाइंड का पीछे वाला पार्ट डायग्राम में दिखा दूंगा एक बार और।
चलो देख लो, ये रहा डायग्राम। यहां पर जैसे ये खत्म हुआ, ये आ गया हाइंड गट। यहां पर आपका पायरोलिक बाल्ब होगा, जैसे ही खाना उधर जाएगा वापस लौट के नहीं आएगा, अब खाना उधर पहुंच गया है, तो वहां पर आपको ये अलग अलग पार्ट देखने को मिल जाएंगे हाइंड गट। तो हाइंड गट जो है, इसमें अपन को ये इंटिमा देखने को मिलेगी, ध्यान रखना क्या मिलेगी, इंटिमा। हालांकि ये जो हाइंड गट है इसमें भी इंटिमा है और यहां पर भी इंटिमा है, फोर गट में भी इंटिमा है और हाइंड गट में भी इंटिमा है। लेकिन फोर गट वाली जो इंटिमा है उससे ज्यादा परमिएबल ये है, लिख लेना इस चीज को। यहां पर ये लाइंड होती है बाय दी क्यूटिकुलर इंटिमा, क्यूटिकुलर इंटिमा से ये लाइंड होती है और ये ज्यादा परमिएबल है देन द फोरगट, मोर परमिएबल देन दी फोरगट। फोरगट की तुलना में ये जो हाइंड गट है वो ज्यादा परमिएबल नेचर की होती है। यहां पर हमको क्या क्या मिलेगा, यहां पर हमको मिलेंगे मेलफिजियन ट्यूब्यूल। क्या मिलेंगे हमको, मेलफिजियन ट्यूब्यूल। याद है वो पांव जैसे स्ट्रक्चर बनाए थे, दो पैर जैसे लग रहे थे देखने में, लेकिन वो पैर नहीं, ये है मेलफिजियन ट्यूब्यूल। ये और ये मेलफिजियन ट्यूब्यूल है। जैसे हमारी बॉडी में किडनी होती है, हमारी किडनी में भी मेलफिजियन ट्यूब्यूल ही होती है, पर इनके पास किडनी जैसा नहीं होता, बस मेलफिजियन ट्यूब्यूल होती है। तो ये हाइंड गट में पाई जाती है। तो ये मेलफिजियन ट्यूब्यूल इनका काम क्या है, जो हमारी बॉडी में किडनी का है, किडनी क्या करती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो ये भी क्या है, ये मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये क्या है बाबा, ये मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो कहां पाए जाते हैं, मिडगट और हाइंड गट के बिल्कुल जंक्शन पर, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट। मिडगट और हाइंड गट के बिल्कुल जंक्शन पर है ये। फोटो में भी, फोटो नहीं सॉरी, डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, मिडगट और हाइंड गट के बिल्कुल जंक्शन में ये मेलफिजियन ट्यूब्यूल है। अब इस हाइंड गट पर आते हैं अपन जरा। हाइंड गट में क्या क्या है, कोई ज्यादा खास चीज इसके अंदर है नहीं। इसमें अपन हाइंड गट के पार्ट देखें तो भाई सबसे पहले अपन को क्या मिलेगा, यहाँ पर इलियम। फोटो में पता है, अरे बार बार फोटो का ही निकल रहा है, मेरा बनाया हुआ डायग्राम है। तो डायग्राम में आपने देखा सबसे पहले क्या था, इलियम था। इलियम बेसिकली जैसे हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, इनकी छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन यही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जैसी ही है, बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बिल्कुल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी बॉडी में होता है बिल्कुल वैसे ही इनकी बॉडी में भी होता है, जिसको इलियम कहा जाता है। इसके अलावा इनके अंदर कॉलन भी देखने को मिलता है, कॉलन जो कि मिडिल पार्ट है, और कई कई के अंदर ये होता भी नहीं, जैसे हमने यहाँ पर कॉलन वाली कोई चीज नहीं बनाई, तो कई जगह पर ये होता है और नहीं भी होता। मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, तो जरूरी नहीं है कि ये हो ही, और जरूरी है कि ये हो, तो एक नॉन असेंशियल पार्ट है, हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, कॉलन, इसलिए अपने डायग्राम में नहीं बनाया। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसमें रेक्टम। ये हमारे अंदर भी होती है और इनके अंदर भी होती है। क्या है वो तीसरी पार्ट, रेक्टम है, जो मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है। रेक्टम जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, सबसे आखिरी हिस्सा जो है इसका वो यही है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड गट। जो हाइंड गट है उसका सबसे आखिरी हिस्सा कौन सा है आपका, रेक्टम है। रेक्टम का मेन काम क्या है, जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं, सॉल्ट है, वाटर है, यूरिन और फीसिस में से उसको एब्जॉर्ब कर लेना। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वो है, खाना तो पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, उसमें जो कुछ भी था सब निकाल लिया, अब तो वो रेक्टम में, और रेक्टम से फीकल के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में बाहर जाने वाला है। हम चाह रहे हैं कि कुछ और रह गया हो तो वो भी निकाल लो इसमें से। तो वहां पर अगर कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट वगैरह रह गए हो तो उस इनऑर्गेनिक सॉल्ट को आप निकाल सकते हो, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट रह गए तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लो। कुछ आयंस वगैरह रह गए हो तो उन, वैसे तो इनऑर्गेनिक आयंस को निकाला जाता है, ऐसे लिखो, इनऑर्गेनिक आयंस को निकाल लो, सॉल्ट वगैरह हो तो उनको निकाल लो, कुछ पानी वगैरह उसके अंदर हो तो पानी का है फालतू वेस्ट करो यूरिन और उसमें, पानी को भी एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। तो ये सब चीजें एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं कहां से, यूरिन से, और जो भी उनका फीकल मटेरियल होता है वहां से, फीसिस से, और फिर उसके बाद ड्राई यूरिन और फीसिस के फॉर्म में उसको बाहर जो है वो निकाल दिया जाता है। ठीक, आ रही है बात समझ में। हाँ, एक और चीज याद रखना, यहां पर एक चीज होती है जिसको हम लोग रेक्टल पेपिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टल पेपिली। इपीथीलियल सेल होते हैं रेक्टम के, इपीथीलियल सेल ऑफ द रेक्टम, जो रेक्टम है ना उसके इपीथीलियल सेल है, वो फॉर्म करते हैं यहां पर 3 to 6 रेक्टल पेपिली, फॉर्म 3 to 6 रेक्टल
पैपिली, 3 से लेकर के 6 तक रेक्टल पैपिली अपन को देखने के लिए मिलते हैं, या रेक्टल पैड भी बोल सकते हैं। इनका काम है एक्सट्रीम वाटर कंजर्वेशन में, मतलब जहां पर इंसेक्ट को बहुत ज्यादा पानी की कमी है, बिल्कुल पानी मिल नहीं रहा है, तो वो तो यही चाहेगा कि यूरिन में और फीकल में पानी कम से कम जाए, बिल्कुल ड्राई यूरिन और ड्राई फीकल निकले, पानी को ज्यादा से ज्यादा मैं लॉस करूं। तो यहां पर ये रेक्टल पैपिली होते हैं, वो पूरा की पूरा पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एक्सट्रीम वाटर कंजर्वेशन जब करना होता है तो वहां पर ये रेक्टल पैपिली जो है वो पाए जाते हैं। एफिस स्पीसीज जो होती हैं अपनी, एफिस इंडिका, एफिस डॉर्साटा वगैरह जो मधुमक्खियां, उनमें रेक्टल पैपिली नहीं होते, नोट करके लिख लेना, रेक्टल पैपिली आर एब्सेंट। इसलिए मधुमक्खियां कभी भी पानी वाली, जहां पर पानी नहीं होता वहां पर वो जिंदा नहीं रह सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती। इज एब्सेंट इन एफिस स्पीसीज, क्योंकि उनके अंदर पानी को, या उनके रेक्टम या उनके फीकल में से, मतलब उनके यूरिन और उनके फीकल में से पानी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए कोई रेक्टल पैपिली नहीं पाए जाते हैं एफिस स्पीसीज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ये तो हो गया भाई अपना पूरा एलिमेंट्री कैनाल। अब यहां पर थोड़ा सा इनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं ना, उनको जरा अपन देख लो। डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखो, तो पहले तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये कहां से होते हैं, कौन सीक्रेट करता है इनको, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है। ये कहां सीक्रेट होते हैं, मिड गट में सीक्रेट होते हैं। मिड गट में कौन सीक्रेट करता है, कॉलमनार सेल, बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले ही। मिड गट कॉलमनार सेल जो होते हैं वो यहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वहां से भी रिलीज होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज होता है ना, वो भी रिलीज करते हैं, ये भी सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये भी रिलीज करते हैं। वो मुंह में ही रिलीज कर देते हैं और पेट में जाकर के मेनली जो कॉलमनार सेल है वहां से रिलीज होते हैं। तो यहां पर ढेर सारे एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व है, ढेर सारे एंजाइम्स हैं। अब वो डिपेंड करता है कि इंसेक्ट कौन सा है। जैसे प्लांट ईटिंग इंसेक्ट है, प्लांट फीडिंग इंसेक्ट है, जिसको हम लोग फाइटोफेगस बोलते हैं, फाइटोफेगस। जैसे ज्यादातर एग्रीकल्चर में बात करें तो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर जो इंसेक्ट है वो फाइटोफेगस है, वो हमारे प्लांट को खाते हैं। उनके अंदर जो सबसे ज्यादा रिलीज होता है वो अमाइलेज रिलीज होता है। ये मेनली डिपेंड करते हैं किस पर, मेनली डिपेंड ऑन द अमाइलेज एंजाइम, मेनली डिपेंड ऑन अमाइलेज। इनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम अमाइलेज है। जो प्लांट फीडिंग इंसेक्ट है, फाइटोफेगस इंसेक्ट, अगर इनमें अमाइलेज ना हो तो ये जी नहीं पाएंगे, क्योंकि अमाइलेज एंजाइम है वही डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। ये क्या करेगा, कभी प्लांट खा रहे हैं तो प्लांट में आपको स्टार्च ही मिलेगा, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा इनके अंदर मिलेगा हमको माल्टेज, माल्टेज एंजाइम इनके अंदर होता है। माल्टेज जो होता है वो माल्टोज को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट दी माल्टोज, ये माल्टोज को डाइजेस्ट करता है। इनके अंदर होते हैं इनवर्टेज, जो सुक्रोज के डाइजेशन के लिए होता है, इनवर्टेज जो डाइजेस्ट करता है किसको, सुक्रोज को। ये मेन एंजाइम किसके अंदर है, ये मेन एंजाइम है जो कि प्लांट को खाने वाले हैं, जिसमें अमाइलेज, माल्टेज और इनवर्टेज। और अगर मान लीजिए एंजाइम, सॉरी इंसेक्ट जो है वो ओमनीबोरस है, ओमिनीबोरस, ओमनीबोरस इंसेक्ट है। ओमनीबोरस का मतलब ऐसा इंसेक्ट जो सब कुछ खाता है, जो प्लांट भी खाता है, जो एनिमल भी खाता है, वो सब कुछ खाता है। अब भाई अगर वो एनिमल भी खा रहा है तो उसमें उसको प्रोटीन मिलेगा, तो ये इनके अंदर होते हैं प्रोटीएसेस। तो इनमें प्रोटीएसेस एंजाइम होते हैं। प्रोटीएसेस क्या करेंगे, प्रोटीएसेस प्रोटीन को तोड़ते हैं। बेसिकली प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीन बेसिकली क्या है, पॉलीपेप्टाइड ही तो होते हैं। इनको ये तोड़ देते हैं किस में, अमाइनो एसिड्स में, इनको ये अमाइनो एसिड में तोड़ देते हैं, तो इनके अंदर अपन को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे लाइपेजेस है, लाइपेजेस है, अगर ये कोई फैटी एसिड वाली चीजें खा रहे हैं जिसमें फैट वगैरह है तो लाइपेजेस होगा, वो लिपिड को डाइजेस्ट कर देगा। ईस्टरेसेस होगा, वो लिपिड को यहाँ पर डाइजेस्ट कर देगा। ठीक, याद रखें यहाँ पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। कुछ स्पेशलाइज्ड फीडर हैं, उनके बारे में चर्चा करें हम लोग। स्पेशलाइज्ड फीडर, स्पेशलाइज्ड फीडर जैसे कि मधुमक्खियां, मधुमक्खियां स्पेशलाइज्ड हैं, वो सबकी तरह नहीं खाना खाती, वो सिर्फ नेक्टर खाती हैं। तो भाई नेक्टर फीडर जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाती हैं, उनका खाना सिर्फ एक है और वो है नेक्टर।
तो ये इन्वर्टेज एंजाइम पर डिपेंड है, मेनली किस पर डिपेंड है, इन्वर्टेज पर, मेनली डिपेंड ऑन इन्वर्टेज। इनको केवल एक चीज चाहिए और वो है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज नहीं तो कुछ नहीं। इन्वर्टेज क्या करता है, सुक्रोज का ब्रेक डाउन कर सकता है, सॉरी ब्रेक डाउन दी सुक्रोज। ये क्या करता है, ये सुक्रोज का ब्रेक डाउन करता है इन्वर्टेज। ऐसे ही आपके दीमक हैं, टर्माइट्स हैं, वुड बोरिंग ग्रब्स हैं, टर्माइट्स हो गए, वुड बोरिंग ग्रब्स हो गए, लकड़ियों को खाने वाले हो गए। टर्माइट्स भी लकड़ियां, दीमक हैं जो वो भी लकड़ियों को खाते हैं। हमारे घर के फर्नीचर में यही तो सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं टर्माइट्स की। तो ये लकड़ियां खा रहे हैं, तो लकड़ियों में क्या मिलता है, लकड़ियों में होता है सेलुलोज। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए होता है इनके पास क्या, सेलुलेज। तो ये मेनली डिपेंड करते हैं किस पर, सेलुलेज एंजाइम पर। सेलुलेज जो किसको डाइजेस्ट करता है, जो डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को। अब सोचो इनके अंदर अगर सेलुलेज ना हो तो ये लकड़ियां खा ही नहीं पाएंगे, लकड़ियों को ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे जो मांस होते हैं ना, मांस, मीट ईटिंग मैगॉट जिनको हम लोग बोलते हैं, मीट ईटिंग मैगॉट। जैसे कई जानवरों की लाशें पड़ी होती हैं, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, मैगॉट वहां पर पनप जाते हैं, मीट को खाने वाले हैं। तो भाई वो मांस को खाएंगे तो मांस में तो होता है कोलेगन, इलास्टिन, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए होता है कोलोजिनेज एंजाइम। ये मेनली किस पर डिपेंड करते हैं, ये मेनली डिपेंड होते हैं कोलाजिनेज एंजाइम। कोलाजिनेज एंजाइम ये किसको डाइजेस्ट करता है, ये मांस खा रहे हैं तो मांस के अंदर कोलेजन फाइबर होता है, मांस के अंदर इलास्टिन होता है, ये उसको डाइजेस्ट करते हैं और वहां से एनर्जी निकाल लेते हैं। अलग अलग चीजें अपन को देखने को मिलती हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे एक बर्ड लाइज होती हैं, बर्ड लाइस, ये है भैया आपकी बर्ड लाइस। बर्ड लाइस क्या करते हैं, ये बेसिकली कैरेटिन, फीदर वगैरह जो होते हैं, पंख वगैरह जो होते हैं, अब पंख में कैसे होते हैं, पंख के जो बाल होते हैं वो कैरेटिन के बने होते हैं। तो कैरेटिनेज को तोड़ने के लिए इनमें पाया जाता है कैरेटिनेज एंजाइम, जो ब्रेक करता है या डाइजेस्ट करता है किसको, कैरेटिन को, जो कैरेटिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई होगी। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया फुल डिटेल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और मैं लिख करके दे रहा हूं। इतना किसी को इतना किसी भी ने भी आपको यूट्यूब पर पढ़ाया हो इस लेवल पर डिटेल में जाकर के डाइजेस्टिव एंजाइम, यूट्यूब छोड़ो पेड कोर्स में भी अगर इतना डिटेल में डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़ाया हो तो बता देना मुझे, ठीक है। उसके बाद भी आप पढ़ ना पाओ तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता बॉस, ठीक है। मेरा काम है कि मैं आपको मैक्सिमम जितना अच्छे से समझा सकता हूं समझा दिया, जितना अच्छे से पढ़ा सकता हूं पढ़ा दिया अपनी फुल एनर्जी के साथ। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसे कितना अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ना समझ में आए फिर से देखो, फिर से समझो, और नोट्स बनाने की कोशिश करो। डायग्राम, इसमें मेन खेल किसका, डायग्राम का। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया तो आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। क्लियर, इन सब चीजों को याद रखिएगा। और हाँ, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए जो पेपर 2 के जो स्पेशल नोट्स हम तैयार कर रहे थे, उसके कुछ नोट्स जो है वो तैयार हो चुके हैं, और वो हमने फाउंडेशन कोर्स में लाइब्रेरी सेक्शन में ऐड भी कर दिए हैं। वही नोट्स जो मैंने तैयार किए हैं वो 2 फॉर्म में मिलेंगे, एक तो प्योर इंग्लिश फॉर्म में भी मिलेंगे और एक बाइलिंगुअल भी होंगे। क्योंकि जो प्योर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनको फिर हिंदी से मतलब नहीं रहता, उनको हिंदी पढ़नी नहीं है, तो उनके लिए अलग है, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ पेजेस कम हो जाते हैं ना। और अगर मैं उसी को बाइलिंगुअल में करूंगा तो जस्ट डबल नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो नंबर ऑफ पेजेस को ज़्यादा प्रिंट क्यों कराएं। तो मैंने 2 फॉर्म में बनाया, एक प्योर इंग्लिश मीडियम जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, एक बाइलिंगुअल है, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है। जो हिंदी मीडियम, क्योंकि हिंदी मीडियम जो है वो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी समझ लेता है और उनके लिए ज़रूरी है। मैं सभी से कहूँगा जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी तो पढ़ें पढ़ें ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश पर भी ध्यान देते जाएं, उनके लिए यही ज़रूरी है। तो कुछ नोट्स जो हैं खास करके जो इंसेक्ट फिजियोलॉजी के और बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने उसमें ऐड कर दी हैं, ठीक है। कुछ आईपीएम वगैरह के नोट्स भी उसमें ऐड कर दी हैं। बिल्कुल A to Z बिल्कुल सिलेबस को फॉलो कर रहा है, प्लांट प्रोटेक्शन पार्ट 2 के सिलेबस को फॉलो कर रहा है। वो उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो और अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो। लेक्चर्स उसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं और लाइव क्लास भी आ रही हैं। और एजीटीए वाले बच्चे उनके लिए भी क्रॉप प्रोटेक्शन में एंटोमोलॉजी अवेलेबल है, तो वो लोग भी उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। उनके यूजी, उनका जो यूपी एजीटीए का स्पेशल सेक्शन है उसमें भी वो नोट्स मैंने अपलोड करवा दिए, ठीक है। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। तो फिलहाल आपको ये डिटेल में लेक्चर मिल ही रहे हैं, यहाँ से आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हो। और जिनको प्रॉपर कोर्स में ऐड होना है तो फाउंडेशन कोर्स है, ध्यान से सुन लीजिएगा। बिहार के प्लांट प्रोटेक्शन की तैयारी करने के लिए हमारे पास फाउंडेशन कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो,
ठीक है। और एजीटीए का जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए भी फाउंडेशन कोर्स ही आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर ही आपको फाउंडेशन कोर्स की भी तैयारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में एडीए का एग्जाम है, उसका भी फाउंडेशन कोर्स है। एडीओ का मतलब जो अपना एसएडीओ है, आरएईओ है, उनके लिए भी फाउंडेशन कोर्स से आपको कुछ करना ही नहीं है। आप फाउंडेशन कोर्स में आकर के जुड़िए, सब कुछ खत्म, सब कुछ, आपको कहीं पर भी नहीं जाना। कोई भी एग्जाम हो, सब कुछ आपकी फाउंडेशन कोर्स में ही हो जाएगा, सब कुछ फाउंडेशन कोर्स में हो जाएगा। स्पेशल टेस्ट सीरीज, स्पेशल नोट्स, फुल डिटेल में लेक्चर, एक ही कोर्स में सब कुछ, और 2 साल के लिए वैलिड है। टेंशन की कोई बात ही नहीं है, 2 साल तक आपको कुछ सोचना ही नहीं है। भर भर के कंटेंट मिलेगा, इतना कंटेंट मिलेगा कि आप पढ़ पढ़ के कहोगे कि सर किस छोड़ना क्या है इसमें से, ये बताओ हमको। कंटेंट इतना सारा उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।